भागलपुर दंगे की जब आप बात कर रहे हैं, तो जब आप पीएचडी के लिए इस तरह के विषय को चुनते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है वो रिसर्च को जुटा पाना, कितना एक्सेसिबिलिटी आपको मिल पाती है सर? 89 में जब दंगा हुआ था, मैं ग्रेजुएशन में पटना यूनिवर्सिटी में था। बहुत भयंकर वो दंगा था। मतलब कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सैकड़ों लोगों को मार करके ऊपर अदरक और गोभी रोप दिया गया था। एक ब्राह्मण परिवार के भीतर जब पहली बार आप जनेऊ आप अपने तोड़कर बाहर निकलने की उस पूरी परंपरा से निकलने की कोशिश करते हैं, तो कितना मुश्किल होता है समाज के प्रति, आपके घर के लोगों के प्रति? कितना अशोभनीय लगता है ये सुनना। अरे आप ब्राह्मण है, मनुस्मृति के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्यों मैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट के पक्ष में बोलूं जो प्रतिगामी है, समाज को समग्रता में नहीं देखता? तो एक परवरिश रही। इस बार बिहार का चुनाव भी है, तो काफी कुछ लगा रहेगा सर। बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जब बिहार में चुनाव होता है तो देश में कहीं नहीं होता। जब हम बिहार की बात करें, चुनाव की बात करें, तो वहाँ जाति ही सत्य है। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां कास्ट फैक्टर नहीं है इलेक्शन। कि अभी वर्तमान स्थिति में हिंदुस्तान की मीडिया को लेकर के आम जनता के बीच में, आप नेताओं के बीच में और अन्य जो भी विचारक हैं उन सब के बीच में 2 या 3 धड़े बन चुके हैं। अब कुछ चैनल्स ने ऐसा किया है, वो गुड कॉप बैड कॉप टाइप, कि अगर एक राइट विंग इकोसिस्टम के लिए 4 एंकर हैं तो एक एंकर रख लिया लिबरल लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए। ये निदान नहीं है। क्या आपने कभी देश में जूस जिहाद के बारे में सुना है? अब तक तो नहीं सुना। क्या हो गया क्या? ये भी कहीं से आ गई खबर। मुझे स्मरण है, एक हमारे भूतपूर्व सांसद राज्यसभा के अदीब साहब, उन्होंने एक बात कही थी हाल में कई मंचों पर, मैं अपनी आखिरी सांसें उस मुल्क में लेना चाहता हूँ जिसकी नींव, जिसकी तामीर गांधी, नेहरू, आजाद ने की। आप जब नेहरू और गांधी को याद करते हैं, तो आपके लिए वो सबसे खूबसूरत और सबसे मार्मिक क्षण कौन सा होता है? गांधी के जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण उनके आखिरी वर्ष थे। उनका जो प्यारा भजन था, भजमन प्यारे सीताराम, उसमें बदलाव किया और कहा भजमन प्यारे कृष्ण करीम, भजमन प्यारे राम रहीम। नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भेजी अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल ने बायोग्राफी पढ़ने से पूर्व उनको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि जवाहर, तुम उनमें से हो जो समंदर किनारे जाएगा तो कहेगा आज मैंने पहली बार समंदर देखा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये कहेंगे कि समंदर ने आज मुझको पहली बार देखा। मैं गांधी का गुजरात मानता हूँ, पटेल का, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने। अच्छा, बिहार में आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई ऐसे लोग मिलते होंगे जो आज भी जंगल राज को याद करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतने बरस बाद भी ये जो एक टैग है, इसको मिटाने के लिए आप लोगों का क्या प्लान है और कैसे मिटा पाएंगे? ये जंगल राज, ये बिना मांगे मुहावरा सोशल मीडिया पे। जंगल राज अगर 20 बरस के बाद आप चाह रहे हैं एक फेक नैरेटिव को लाना, तो लोग नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों बिहार एक अच्छे विजन के साथ डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पा रहा? आप 30 साल तक हिम्मत होती है। औपनिवेशिक शासनकाल से बिहार को एक लेबर सप्लाई, श्रम आपूर्ति के केंद्र के रूप में देखा। अब तेजस्वी जी के वश में भी नहीं है कि वो कह दें कि मैं लीडरशिप नहीं करता, क्योंकि बिहार की जनता ने उनको मान लिया। नौकरी मतलब पूछिएगा तो 90% से 94% आदमी आपको कहेगा तेजस्वी। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉलिटिक्स पर देख रहे हैं। ये मेरा शो ऑन द रिकॉर्ड है और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका इंतज़ार मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा था। डॉक्टर मनोज झा, राज्यसभा के सांसद, प्रोफेसर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, बहुत बहुत। इतना समय क्यों लगा दिया सर आपने हमें बुलाने में? मैंने क्या कहा, आपने कहा समय लगा, तो समय ही इधर उधर हो रहा था जी। और मैं चाह रहा था कि जब थोड़ा फ्री हूँ रिलेटिवली, तो इसके लिए वक्त निकालूं, तो आज वक्त निकला। बेहतर। मैं एक सवाल पहले पूछना चाहता हूं जो व्यक्तिगत है, उसके बाद हम लोग पूरे इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। माता जी की तबीयत कैसी है? ठीक, अब बेहतर है। कभी थोड़ा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अब बेहतर है। अब आप स्थिर हैं कम से कम। इस बार बिहार का चुनाव भी है, तो काफ़ी कुछ लगा रहेगा सर। हाँ, देखिए, बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जब बिहार में चुनाव होता है तो देश में कहीं नहीं होता है, अकेला बिहार में होता है। तो सारे संसाधन, सारे धन जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वो वहीं हुआ करती है। हम एक छोटी
छोटे संसाधन की पार्टी है, तो जो भी होता है जनबल से ही चुनाव लड़ते हैं, ट्रू, देखा जाए। ठीक है सर। पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्लासरूम से राज्यसभा तक का जो सफर था वो कैसे पूरा हुआ, और क्या यह शिक्षक से नेता बनने की स्वाभाविक प्रगति थी या बिहार की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों ने आपको मजबूर किया? देखिए, ये सवाल कई दफा एक राजनीति में पहलकदमी की इच्छा बहुत बचपने से थी। मैं कई इंटरव्यूज में कह चुका हूँ लोगों को, मतलब लोगों को लगेगा आश्चर्य, लेकिन मैं 5वीं 6ठी क्लास में जब था, जब ये वाली राजनीति नहीं थी, एक दूसरी वर्चस्व की राजनीति थी कांग्रेस की, तो उस दौर से मतलब डिबेटिंग में भी जाता था तो दिमाग में रहता था कि ये कभी पार्लियामेंट में ऐसे ही बोलूं, और डिबेटिंग बहुत शुरू से वाद विवाद का हिस्सा रहा मैं। मतलब अर्लीस्ट मेमोरी 3री या 4थी क्लास की है, और फिर सिलसिला चलता रहा। फिर पढ़ाई के दौरान थोड़ा छात्र आंदोलनों से समकालीन मुद्दे पे रहा। फिर एक क्षण ऐसा भी आया कि क्लासरूम में ही कन्फाइन कर लिया, रिसर्च में, टीचिंग में। फिर कुछ घटनाक्रम देश में हुआ, जैसे मेरी पीएचडी भागलपुर के दंगे पे, उसके बाद गुजरात का भी दंगा हुआ तकरीबन 13 वर्ष बाद 2002 में। तब तक मैं टीचिंग में 8 साल पूरे कर चुका था, तो वहाँ गया। फिर उसके बाद कुछ लगता रहा कि एक शैक्षणिक और रिसर्च के अलावा एक दूसरे तरह का भी हस्तक्षेप। लेकिन फिर उसके बाद कई बरस बीत गए। फिर मुलाकात हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से, और फिर एक संभावना का द्वार खुला। और उस समय से लेकर आज तक मेरे मन में कोई दुविधा नहीं रही, क्योंकि जिस सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को, और जिसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स मानता हूं, तो उसके लिए उनसे बेहतर और राजद से बेहतर कोई विकल्प नहीं था। अब एक दूसरा जो आपका सवाल था, टीचिंग ने मुझको, मेरे आइडियाज को बहुत शेप किया। मेरे स्टूडेंट्स ने कई बार सवाल पूछ करके, लोग समझते हैं कि शिक्षक देता है छात्रों को, लेकिन मैंने बहुत ग्रहण किया अपने छात्रों से। जब उन्होंने मुझको चैलेंज किया, कुछ सवाल मेरे समक्ष रखे, तो उस पर चिंतन शुरू हुआ। और आज भी जब मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे सहयोगियों का, मेरे विपक्षियों का भी, कि उन्होंने कभी मुझको शॉट डाउन नहीं किया, रिडिक्यूल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अगर मित्रता में भी कोई थोड़ा बहुत कुछ बोलता है तो आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि मेरी आदत थोड़ी क्लासरूम वाली है। 55 मिनट की क्लास 50 मिनट की होती है हमारी यूनिवर्सिटी में, और मैं 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। 20 मिनट में रखता हूँ सवाल जवाब के लिए। और अमूमन आज तक कभी मैं नोट्स लेके नहीं गया क्लासरूम में, आज तक नहीं। बहुत हुआ तो एक कागज पे कुछ बुलेट पॉइंट्स होंगे, लेकिन मैं आई टू आई कांटेक्ट में यकीन करता हूँ, तो वो किनारे ही रहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट को मैं एक तरह से विस्तार कक्ष मानता हूँ मेरे क्लासरूम का। क्या बात है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट ये था, क्योंकि सर मैं भी उसी परिप्रेक्ष्य से आता हूँ, और बहुत उस घटना को विस्तार से मैंने कभी पढ़ा नहीं है, भागलपुर दंगे की जब आप बात कर रहे हैं। तो जब आप पीएचडी के लिए इस तरह के विषय को चुनते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है वो रिसर्च को जुटा पाना, कितना एक्सेसिबिलिटी आपको मिल पाती है सर? देखिए, मैं 2 चीज़ बताऊंगा। 89 में जब दंगा हुआ था, मैं ग्रेजुएशन में पटना यूनिवर्सिटी में था, जस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर रहा था, तो मैं वहाँ रिलीफ के काम से गया था। बहुत भयंकर वो दंगा था, मतलब कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सैकड़ों लोगों को मार करके ऊपर अदरक और गोभी रोप दिया गया था। वो तो जब गिद्धों का वहाँ घूमना शुरू हुआ, तो किसी एक पुलिस के ही छोटे अधिकारी को लगा कि यहाँ कुछ है, और वो फिर डिगिंग हुई, लगाएं, संभवतः वो गांव था। और उस पर पीएचडी मैंने की 9 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद। फिर चूंकि मैं यहाँ आ गया और जॉब मेरी थी, जामिया से मैंने करियर शुरू किया था, जामिया मिलिया से।
और पीएचडी की डीयू से। तो मैं स्टडी लीव लेके जब गया तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उस पीड़ा के अवशेष बाकी थे 10 वर्षों, चाहे बुनकर समाज हो, चाहे गांव में, क्योंकि गांव के गांव बिखर गए थे। रिश्ते, जिन रिश्तों में एक गर्माहट थी उसमें रिसावट आ गई थी। और मैं ये बात कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल हुई। वहां तब एक पुलिस अधिकारी थे जिनकी भूमिका संदिग्ध थी। बल्कि सच ये भी है कि राजीव गांधी ने उनकी बर्खास्तगी के लिए स्टेट गवर्नमेंट को, बर्खास्तगी नहीं, उनको ट्रांसफर हो गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट स्पॉन्सर्ड करवाया गया पुलिस सादे ड्रेस में, और फिर उनको रीइंस्टेट किया गया। हालांकि और भी कुछ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बहाल कर दिए गए ताकि चेक एंड बैलेंस रहे, लेकिन वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था रिलीफ के वक्त में। और बाद में जब गया तो बहुत मुश्किल था। मुझे याद है कि एक घड़ी की दुकान के मालिक थे भागलपुर के मेन, और बातचीत होते 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 वो सर रख के रोने लगे कि मुझे कहा गया कि पाकिस्तानी हो तुम। तो ये जो चीजें हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, लेकिन उसके अवशेष जो विक्टिम्स होते हैं उसके जहन से नहीं जाते। और मैं आपको कहूं, परपेट्रेटर्स के भी जहन से नहीं जाते, क्योंकि वो व्यक्ति भी वो नहीं रह जाता जो वो उस घटना से, दुर्घटना से पहले हुआ करता था। और एक बड़ी तादाद हमारे देश में आ गई है ऑन लुकर्स की। जैसे आजकल आप देखते हैं ना कि एक्सीडेंट कहीं हुआ तो लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि उसको रिलीफ मिले या ना मिले, तस्वीर कैद हो जाए। ये जो विजुअल मीडियम में कैप्चर करने की जल्दबाजी है, उसका एक स्वरूप पहले भी था, और लोग देख करके कि चलो आई एम नॉट इन्वॉल्व, मेरे से कोई मतलब नहीं है, और उनकी जिंदगी आगे बढ़ जाया करती थी। उसकी वजह से भी समाज ने बहुत भुगता है। और ये सब मैंने महसूस किया कि पेनफुल था। बल्कि मैं आपको कहूँ एक छोटी घटना, चूंकि आपने ये सवाल पूछ लिया। जब मैं जामिया से डीयू में एसोसिएट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए आया तो उस समय के वाइस चांसलर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप अपने रिसर्च में ऑब्जेक्टिव थे। अब ये ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च में एक ऐसा मसला है। तो मैंने उनको कहा कि मैं केमिस्ट्री लैब में नहीं था, कि मैं पोटेशियम परमैंगनेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिलता हुआ देख रहा हूं और एक निश्चित लैब कंडीशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही। मैं मौतें देख रहा था, मैं बिखरते हुए परिवार देख रहा था, टूटे हुए रिश्ते देख रहा था। उसमें ऑब्जेक्टिविटी अगर कहीं भी होनी है तो वो क्वालिफाइड सब्जेक्टिविटी उससे बेहतर होनी चाहिए। मतलब वो टेबल पे आप रखिए कि मैं यहां से आता हूं। तो ये सारी मुश्किलें तो होती हैं। अभी भी जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस तरह के मुद्दों पर, तो वो आए दिन स्ट्रगल करते हैं। डॉक्टर झा, आपने एक विजुअल मीडियम की इसमें बात की। सवाल मेरे पास इतने सारे हैं कि मतलब मैं क्या कहूँ, लेकिन जब भी मैं आपको सुनता हूँ, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे इसके इतर कहीं भी, तो मैं हमेशा से ये सोच रहा था कि जब भी मैं आपके साथ बैठूंगा, बातचीत करूंगा, तो मैं कई ऐसी पहलुओं पे आपकी समझ को जानना चाहूँगा। आपके विजन के जरिए मैं समझने की कोशिश करूँगा कि अभी वर्तमान स्थिति में हिंदुस्तान की मीडिया को लेकर के आम जनता के बीच में, आप नेताओं के बीच में और अन्य जो भी विचारक हैं उन सब के बीच में 2 या 3 धड़े बन चुके हैं, है ना। ऐसी परिस्थिति में जब आप लोग मीडिया को देख रहे हैं तो आप उस पर कितना चिंतित होते हैं अभी की वर्तमान स्थिति पे? और अभी रिसेंट में अखिलेश यादव जी ने न्यूज़ 24, दैनिक जागरण जैसे संस्थाओं को लेकर के कहा था कि हम यहाँ पे अपने प्रवक्ता या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी के लिए किसी को नहीं भेजेंगे। तो आपकी टिप्पणी मैं चाहूँगा आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि इंडिया ब्लॉक ने एक बार पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान एक बैठक में निर्णय किया, क्योंकि बहुत ही पार्टीजन होता जा रहा था, और तो लोगों ने निर्णय किया। लेकिन मेरा मानना है कि अतिरेक से बचना चाहिए। मीडिया जिस दौर में है उसमें एडुकेटिंग देम, अब वो कैसे होगा, मेरे पास कोई उसका मेडिकल सॉल्यूशन नहीं है कि ये परिस्थितियां हैं, इसको ऐसे। जैसे आप देखिए
कि ये स्ट्रगल कई देशों में पहले भी रहा है। एक फिल्म देखिएगा, गुड नाइट एंड गुड लक, वो मैकार्थिज्म का दौर था अमेरिका में, जहां कोई भी लाल चीज, मतलब रेड कलर, रेड इंक्लिनेशन, लेफ्ट लीनिंग्स, लिबरल लीनिंग्स, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके या तो जेल या उनको प्रताड़ित करने की, लेकिन सरेंडर नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं गुड नाइट एंड गुड लक या द पोस्ट, दूसरी एक फिल्म है मीडिया वियतनाम वॉर को लेकर के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पर है। वो मुझे लगता है कि मेरे देश में वो धारा खत्म सी हो रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि गणेश शंकर विद्यार्थी की मौत कैसे हुई थी। उनकी मौत में उनके पेशे के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जिसको हम कहते हैं, ऑनेस्ट कमिटमेंट, वो था, उसका अभाव दिखता है। लेकिन अब आप न्यूज़ 24 को, मैं तो सारे चैनल्स को देख रहा हूं, नहीं, बहुत सारे चैनल्स में यही चीजें चल रही हैं। अब कुछ चैनल्स ने ऐसा किया है, वो गुड कॉप बैड कॉप टाइप, कि अगर एक राइट विंग इकोसिस्टम के लिए 4 एंकर हैं तो एक एंकर रख लिया लिबरल लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए। ये निदान नहीं है। ये मुझको लगता है कि ऐसी चीजें हैं कि आप टोकनिज्म कर रहे हैं। हमारे देश को आज के दिन में पहले से कहीं ज्यादा एक विजिलेंट मीडिया की जरूरत है, जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे, पक्ष की भी करिए विपक्ष की भी करिए, हमें स्पेयर ना करिए। अगर मैंने कुछ गलत किया कहा है, क्वेश्चन मी, एक्सपोज मी, बट बी ओपन। ये नहीं कि तराजू में जब मेरा मूल्यांकन हो तो मेरे मूल्यांकन में आप तमाम उन चीजों को लाएं जहां मैं गलत भी हो सकता हूं, सही बात, लेकिन दूसरी तरफ जब आप मूल्यांकन करने जाएं तो आप बाएं दाएं देखने लगे या आप उसका हिस्सा बन जाएं। वो जो इम्बेडेड हो जाना होता है, उससे अगर नहीं बचा गया तो देखिए, सिर्फ मीडिया नहीं सफर करेगी, देश सफर करेगा। मैं आपको बताऊं कि सरकार किसी की भी हो, बहुत चुनौती है हमारे सामने। आय की असमानता को आप कैसे खत्म करिएगा? संपत्ति के संकेंद्रण को कैसे खत्म करिएगा? सरकारें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने के लिए नहीं चुनी जाती हैं, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। अगर जरूरत पड़े तो वो बनाइए, लेकिन उससे पहले जो हमारी नींव है, जो हमारा आधार है, उसके प्रति क्या कमिटमेंट है? अगर हमारी 80% की आबादी अभी भी प्रतिनिधित्व के लिए स्ट्रगल कर रही है, अभी भी अगर सीवर में उतर के मरने वाले 93% एक ही जाति के लोग आ रहे हैं और हम उन्हें भी हिंदू कहते हैं, तो ये कौन सा हिंदूपना, हिंदुत्व, हिंदू धर्म है? तो इन पर अगर चिंतन नहीं होगा तो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं समझता हूं यहां मीडिया को एक बार टीआरपी और प्रॉफिट से विलग जाकर के भी सोचना होगा, क्योंकि कोई प्रॉफिट काम नहीं आएगी अल्टीमेटली। इफ ऑल ऑफ अस आर डूम्ड, वी गेट रूइंड, व्हाट फॉर टीआरपी। थैंक यू डॉक्टर झा, इस पे आपने स्पष्ट जो बात कही उस पर एक और जिक्र है। जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आप तो मैथिल ब्राह्मण आदमी हैं। मैं जब मेरी टीम रिसर्च कर रही थी तो टीम से एक ने कहा कि सर कहीं कहीं थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन हम चाहते हैं कि डॉक्टर झा से सुने कि एक ब्राह्मण परिवार के भीतर जब पहली बार आप जनेऊ आप अपने तोड़कर बाहर निकलने की, उस पूरी परंपरा से निकलने की कोशिश करते हैं, तो कितना मुश्किल होता है समाज के प्रति, आपके घर के लोगों के प्रति? देखिए, एक चीज मैं कहूँगा, ये आजकल हम लोगों ने खानों में बांट दिया है लोगों को। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, रिटायर कर गए हैं, और मुझे एक परवरिश तो मिली। मुझे बहुत कम उम्र में, और ये मैं कई दफा कह चुका हूँ कि 5वीं 6ठी तक मैंने शरद चंद्र पढ़ लिया था, और उसमें मेरी माँ का क्रेडिट है। मुझे स्मरण है कि मेरे दादा के छोटे भाई का डेथ हुआ था, हम लोग गांव गए थे, और मेरी माँ के पास 5-6 नॉवेल्स थे, तो वो पढ़ती थी, खत्म करती थी, मुझको देती थी, और मैं पुआल पे लेट करके, जिसको हम लोग द्वार कहते हैं, वो दरवाजा जो होता था, उस पे मैं खत्म करता था, खेलने कूदने से ज्यादा इसको। तो एक परवरिश रही। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि एक प्रतिगामी टेंडेंसी भी चल गई है। जैसे मैं आपको कहूं कि कितना अशोभनीय लगता है ये सुनना, अरे आप ब्राह्मण हैं, मनुस्मृति के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो भाई?
क्यों मैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट के पक्ष में बोलूं जो प्रतिगामी है, समाज को समग्रता में नहीं देखता है? अल्टीमेटली 50 में तो हमने एक संविधान ले लिया ना, अवश्य। वो तय करेगा कि मैं कहां खड़ा हूं, मेरी बातें क्या है। ये जो आजकल हमने देखा है कि ऐतिहासिक चरित्र, राजा महाराजा, उस पर लोगों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं। अरे राजा महाराजा कोई बैलेट से चुन के नहीं आए थे, ईवीएम से। हर राजा महाराजा के अंदर एक बड़ा सामंत था, बादशाहों के अंदर एक सामंत था, मुखे कानून था, उनकी जुबान ही कानून थी। किसी को लटका दिया, किसी को फांसी दे दी, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं था। अब इतिहास के उन तथाकथित खलनायकों, नायकों को आज के वर्तमान में अगर हम लड़ा रहे हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, हम उल्टे पांव की यात्रा पे हैं, और उल्टे पांव की यात्रा में खाई ही आपकी नियति हो जाती है, अंधा कुआं आपकी नियति हो जाती है। तो मैं उस दृष्टिकोण से मैं नहीं देखूंगा, इसलिए कि मुझे वैसा लगा नहीं। कि कुछ लोगों को आपत्ति भी हुई तो वो आपत्तियां क्रमशः आने वाले दिनों में खत्म हो गई। और मेरा आज भी मानना है, इस देश को अगर सरवाइव करना है अपनी इयत्ता में, अपनी सोच में, तो ये आज जो सरोकार उल्टी दिशा में जा रहे हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। लोग ही करेंगे, जो आज जा रहे हैं वही रियलाइज करेंगे, वही सोचेंगे, उनको एहसास होगा कि ये ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, जब आप इस तरह की बातें करते हैं और एक बड़ा विचार रखते हैं आप समाज के प्रति, पर जब हम बिहार की बात करें, चुनाव की बात करें, तो वहाँ जाति ही सत्य है। सारी राजनीति ही उसके इर्द गिर्द पनपती है, होती है। चुनाव लड़े जाते हैं, लोग जीतते हैं, टिकटों का भी बंटवारा उसी आधार पर होता है। आप एक स्वच्छ राजनीति के पक्षकार हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के राजनेताओं को? पहली बात तो मैं आपको एक मित्रवत आग्रह करूंगा कि देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां कास्ट फैक्टर नहीं है इलेक्शन में। मैं इसको मानता हूं। नहीं, कर्नाटक मेन रहता है डोमिनेंट कम्युनिटी, लिंगायत वोकलिगा जी। आंध्रा तेलंगाना ये कम्मा रेड्डी कापू, ठीक। केरल जाइए। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि इस बिहार के हिस्से में अक्सर बदनामी आती है जी, हमेशा। दूसरा, अभी ही मैं किसी नेता के बयान पर रिएक्ट कर रहा था, मुझे स्मरण हो आया कि जातिगत विषमता की बात करना, जातिगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात करना, जैसे तेजस्वी जी ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो जातिगत आधार पर हुआ, उसके आधार पर जो कुछ निर्णय उन्होंने लिए थे, जो नीतीश जी को जब फिर से अंतरात्मा दूसरे करवट गई तो उन्होंने पलट दिया कोर्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से। तो उसको जातिवाद नहीं कहेंगे। असल में हमारी वोकैबुलरी, हमारे पास जो शब्द है ना, वो भी एक लिमिटेड वोकैबुलरी है। कास्ट, अगर हम लिबरेशन की बात करेंगे तो वो जातिवाद नहीं है। मैं कास्ट आर्मी की बात करना जातिवाद है कि आप मिलिशिया क्रिएट कर रहे हैं कास्ट। लेकिन एक सबॉल्टर्न पॉलिटिक्स को अगर एक दिशा देने की बात हो रही है, जहां लोहिया और मार्क्स को अगर कॉम्बिनेशन में पढ़िए, विभिन्नताएं थी, तो ऐसा है कि हिंदुस्तान में निम्न वर्ग, निम्न जाति भी, तो ये हमारी हकीकत है। राजनीति अगर उस हकीकत से दूर जाएगी तो वो राजनीति प्रगतिशील नहीं कही जाएगी। मेरा सिर्फ इतना, और यही मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि आरक्षण पे फौरी तौर पे आप समझ लेते कि आरक्षण का मतलब अरे हमारे प्रिविलेज जा रहे हैं। नहीं, आपके प्रिविलेज कहीं नहीं जा रहे हैं। एक संविधान है, उसकी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसमें ऐतिहासिक जो इंजरीज हैं, मैं उसको और कोई शब्द नहीं दूंगा, इंजरी, उसको हील करने की कोशिश हो रही है। उसकी हीलिंग से अगर आपको दिक्कत है तो मैं समझता हूं आपको भी हीलिंग की जरूरत है, एंड वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हीलिंग। थोड़ी समझ विकसित की जाएगी और मैं समझता हूं कमो बेश देर सबेर सब लोग समझेंगे। ये आपने अपने एक्स हैंडल पे लिखा भी है, सबल्टन पॉलिटिक्स, है ना? तो अगर इसे बिहार के संदर्भ में या पूरे देश के संदर्भ में परिभाषित करने की बात हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि आज के दिन में सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा, और मैं लगातार कह रहा हूं, इनकम इनइक्वालिटी।
अब इनकम इनइक्वालिटी का जब आप स्ट्रैटिफिकेशन देखेंगे तो अक्सर उस इनइक्वालिटी की सबसे ज्यादा मार पड़ रही है निम्न आय वर्ग को। और निम्न आय वर्ग का अगर आप उसको कास्ट स्ट्रेटा में देखेंगे तो वो पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी, दलित, महादलित जातियां। आप ये जो उनके हकूक हैं वो हमारी पॉलिटिक्स की धूरी होनी चाहिए। मैं इतना समझता हूं, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। खूबसूरत। सर मैं बिहार चलता हूं, चुनाव तो है ही, थोड़ा सा अभी सब बिहार ही जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द विजुअल्स आने वाला है, लिट्टी चोखा, चोखा सत्तू घोरते हुए, वो सब आने वाला है। वो डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं। आप खाते हैं लिट्टी चोखा? खूब। मटन? बिल्कुल। अरे वाह सर। जूस पीते हैं आप? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? मतलब जूस कभी मेरे वो रूटीन में हाँ। शामिल नहीं हो पाया। क्या अपने देश में कभी मतलब कई तरह के जिहाद होते हैं, कोई कहता है थूक जिहाद हो रहा है, कोई अलग अलग तरह के जिहाद, क्या आपने कभी देश में जूस जिहाद के बारे में सुना है? अब तक तो नहीं सुना। क्या हो गया क्या? ये भी कहीं से आ गई खबर? सर एक खबर आपसे छूट गई। कल की ही बात है, बाबा रामदेव उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी अच्छा, ये मैं समझ गया, है। रूह अफ़ज़ा का जिक्र करते हुए। अब जो भी रहा हो। हाँ, तो मैं इतना कहूंगा, तो क्या देश में बाबा रामदेव, अब मतलब यकीन मानिए, जब वो शुरू में अनुलोम विलोम और सब करते थे तो लगता था कि चलिए नियोग केवल, लेकिन अब तो वो पूंजीपति है। मतलब तो उनका सरोकार पूंजी से है, और पूंजी जब आपके सरोकार के केंद्र में आ जाता है ना, तब आप इसी तरह की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें बस एक चीज जोड़ना चाहता हूं, जिसको आप बताएं कि क्या अब गिलास में आप क्या पिएंगे, यह भी राष्ट्र निर्माण का विषय होगा? अगर बाबा रामदेव जी जैसे लोग अगर केंद्रीय भूमिका में है, क्योंकि उनका नैकट्य सत्ता प्रतिष्ठान से जगजाहिर है, और अगर उन्होंने ये मोर्चा खोल दिया है तो असंभव नहीं कि सरकार को लगे कि इससे कुछ वोट बढ़ सकता है, इस पर भी विचार कर सकते हैं वो लोग। मुझे डर इस बात का है। लेकिन मैं बाबा रामदेव के बारे में और क्या कहूँ, इतने सारे तो उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का निर्णय है। पहले तो अपना हाउस ऑर्डर में रखें, और लोगों को इतनी स्वतंत्रता जो हमको संविधान ने दी है उस पर वो टिप्पणी ना करें तो बेहतर होगा। वो अनुलोम विलोम तक ठीक थे। सर मैं ना बिहार जाने से पहले एक और सवाल, ये जो आप संसद में खड़े होके कविताओं के माध्यम से ठाकुर का कुआं या फिर ईदगाह का जिक्र करते हुए आप संसद से पूरे देश को संबोधित कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि आज के वर्तमान स्थिति में जो देश के नागरिक हैं, उसमें चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, वो इन कविताओं से, इन कहानियों से जागरूक हो पा रहे हैं? मुझको लगता है हाँ। अगर मैं पूरा परिदृश्य देखूं तो 2-4 रिएक्शन के अलावा जो कतई कभी भी कर सकते हैं, तो उसके अलावा लोगों को, जैसे मैं ईदगाह यूं ही नहीं लाया था। वक्फ बिल पर मैं सरकार को ये कह रहा था कि तुम देश का माहौल देखो भाई, इकोनॉमिक बायकॉट की बात होती है कि इनके यहाँ से सामान मत खरीदो। कभी हमने इस तरह की चीजें इस देश में कल्पना नहीं की थी। हमने तो पार्टीशन का वो दौर देखा है कि जब दंगा कराने के लिए लोग मस्जिदों में सुअर फेंक दिया करते थे, मंदिरों में गाय काट के फेंकते ताकि दंगा हो, ताकि वो जो टू नेशन थियरी के रहनुमा, कुछ उधर भी थे कुछ इधर भी थे, वो लेजिटिमाइज हो। तो इकोनॉमिक बायकॉट के संदर्भ में, और वो एक कहानी है जिसने मुझको बहुत इम्पैक्ट किया, ईदगाह कहानी। मैंने कहा कि ईदगाह में बहुत कैरेक्टर हम सब ने देखे हैं। हामिद को जानते हैं, हामिद को, अमीना को, दादी जो उसकी थी। लेकिन प्रेमचंद को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि चिमटा उसने किस दुकान से खरीदा था। मैं उस संदर्भ में कह रहा था कि नूर मियां का सूरमा, ये केदारनाथ सिंह जी, बाद में विद्रोही जी ने भी लिखा इस पर। अब वो सूरमा कौन कौन लोग लगाते थे, या नूर मियां का सूरमा बाकी ना लगाए, सिर्फ नूर मियां के समुदाय के ही लोग लगाए? उस संदर्भ में मैंने ये बात कही थी, और आई वॉज इन
सर्टन पेन, मैं आपको क्यों बताऊं कि बहुत सहज भाव से नहीं बोल पा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये सारी चीजें इस देश को उथल पुथल के दौर में ले जाएंगी। अगर 20-21 करोड़ की आबादी एलिनेटेड फील करती है, आइसोलेटेड फील करती है, तो देश कभी अपने आप को महफूज नहीं महसूस करेगा, स्वस्थ नहीं होगा। मुझे स्मरण है एक हमारे भूतपूर्व सांसद राज्यसभा के, मैं उनका भी जिक्र करना चाहता था, उस दिन नहीं हो पाया, अदीब साहब। उन्होंने एक बात कही थी हाल में कई मंचों पर कि मैं अपनी आखिरी सांसें उस मुल्क में लेना चाहता हूं जिसकी नींव, जिसकी तामीर गांधी, नेहरू, आजाद ने की थी। मेरा मन किया मैं अपने बीजेपी के साथियों से पूछूं, काफी उसमें पार्टी लाइन जो भी हो, काफी उसमें सुलझे हुए भी लोग हैं, मैं उनसे पूछूं कि क्या मैं अदीब साहब को यह गारंटी दे सकता हूं। मैंने नहीं पूछा, लेकिन मैं आपके माध्यम से आज पूछता हूं, अदीब साहब जो बहुत स्वस्थ नहीं है, क्या उनको हम ये देश गारंटी दे सकता है कि नहीं, उथल पुथल जो हो, ऊंच नीच जो हो, ये टेम्पररी फेज है। अदीब साहब या मुझ जैसे लोग या आप जैसे लोग जब आखिरी सांसें लेंगे तो ये गांधी, नेहरू, आजाद का ही मुल्क होगा। ये गारंटी अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो ये हमारी कलेक्टिव फेलियर है। सर, गांधी नेहरू की बात निकली है। मैंने जो अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा, उसके बाद जो अलग अलग साहित्यकारों ने गांधी और नेहरू पर लिखा, वो चाहे रामचंद्र गुहा हो या फिर अन्य जो भी लोग। सर, वर्तमान में गांधी और नेहरू की छवि या पटेल की छवि आपके और हमारे समकक्ष बदल दी गई है, वो एकदम से अलग कर दिए गए हैं। हमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिसके बारे में कभी उन किताबों में जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आज कुछ ऐसे भी राइटर्स हैं जो नई किताबें लेके आ रहे हैं और एक नया शोध देश के सामने रख रहे हैं। आप जब नेहरू और गांधी को याद करते हैं तो आपके लिए वो सबसे खूबसूरत और सबसे मार्मिक क्षण कौन सा होता है जो आपको बहुत प्रभावित करता है आपके जीवन में? जैसे मैं बताऊं, पहली बात तो आप क्या मेरे सवाल ठीक है? एकदम आपने जो कहा, ये जो नई किताबें आ रही हैं एविडेंस बेस्ड रही। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं और मेरा मानना है कि कोई चीज अगर एविडेंस बेस्ड नहीं है तो उसको फिक्शन में मान सकता हूं, उसको मैं हिस्ट्री नहीं मानूंगा। लेकिन आजकल हिस्ट्री को फिक्शनलाइज करने की कोशिश होती है, जिसको हम कहते हैं काउंटर फैक्चुअल इमेजिनेशन, काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री। क्या आप कल्पना करते हैं कि ऐसा ना हुआ होता, वैसा हुआ होता, तो कल्पना गढ़ करके आप फिल्में बना सकते हैं। इतिहास अगर आप लिखिएगा तो वो भोंडा हो जाता है, वो जनरेशंस को सफर करवाता है। अब मैं आपको बताऊं कि गांधी के जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण उनके आखिरी वर्ष थे मेरे लिए। मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि नोआखली गए वो, वहां लोगों तक मलहम पहुंचाया। जब लौट के आए तो अपनी प्रार्थना सभा में उन्होंने उनका जो प्यारा भजन था, भजमन प्यारे सीताराम, उसमें बदलाव किया और कहा, भजमन प्यारे कृष्ण करीम, भजमन प्यारे राम रहीम। जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, गांधी दिल्ली में नहीं थे, दंगा पीड़ितों के बीच में थे। उसी तरह नेहरू को समझने के लिए नेहरू के सुभाष बाबू से रिश्ते को देखी, कितनी कोशिश की इन लोगों ने उस रिश्ते को गदला करने की। आप चिट्ठियां पढ़ेंगे ना, चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में, सुभाष बाबू नेहरू के बारे में क्या सोचते थे। सुभाष बाबू को किताबें चाहिए होती थी तो नेहरू को। आज वो रिश्ते हम देख रहे हैं किसी के बीच में। बौनी समझ के लोग इतिहास को भी बौना करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक वाक्य बताता हूं कि नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भेजी अमृता शेरगिल को। अमृता शेरगिल ने बायोग्राफी पढ़ने से पूर्व उनको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि जवाहर, मैं बायोग्राफीज नहीं पढ़ती हूँ, ऑटोबायोग्राफीज नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि आत्म प्रशंसा में वो चीजें हुआ करती हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम उनमें से हो जो समंदर किनारे जाएगा तो कहेगा, आज मैंने पहली बार समंदर देखा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये कहेंगे कि
कि समंदर ने आज मुझको पहली बार देखा। तो ये सारी चीजें हैं और ये ऑन रिकॉर्ड हैं। जैसे भगत सिंह जब युवकों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक लाइन कहा, फॉलो नेहरू, ही इज द बेस्ट लीडर यू हैव। तो देखिए गलतियां उनसे भी हुई होंगी, मैं कह रहा हूं, गांधी हो, नेहरू हो, सुभाष बाबू हो, सरदार पटेल हो, लेकिन वो कभी नहीं बोले कि हम सब महामानव हैं, हमसे गलतियां नहीं होंगी। होंगी, वो इतिहास में है, उनके साथ उनका मूल्यांकन होना चाहिए। ये नहीं कि आज 70 साल बाद, 80 साल बाद आप बैठ के ये कह कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं इसलिए अभी हाल में सदन में मैंने कहा था कि नींव के बगैर इमारत नहीं बनती है। नींव खोद दोगे ना तो 5 मंजिला इमारत ढहा ढहा के गिर जाएगी। प्लीज ये मत करो। शुक्रिया डॉक्टर झा। अब बिहार की बात करते हैं, आपकी पार्टी की बात करते हैं जी, और थोड़े से कुछ कठोर भी सवाल आप होंगे। पूछिए। राघोपुर एक जगह है, विधानसभा है, लालू परिवार की एक पुश्तैनी सीट कह लीजिए, फिर भी वहाँ सड़कें तक अभी नहीं बनी हैं। और ये मैं सवाल इंटरनेट पे सिर्फ खोजता नहीं हूँ सर, बिहार मेरे लग जाते हैं चक्कर और मैंने देखा है। 2020 के पहले तो मैंने बिहार को उस तरीके से नहीं देखा था क्योंकि सिर्फ पैदाइश पर थी, परवरिश लुधियाना पंजाब से थी। लेकिन 2020 में कोविड के दौरान मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 34 ज़िले बिहार के घूमे और करीब 4.5-5 महीने मैं अपनी मोटरसाइकिल से पूरे बिहार का दौरा कर रहा था, लगभग जगहों पर रुका। अभी थोड़े दिन पहले भी मैं प्रशांत किशोर के इंटरव्यू के लिए गया था तो घूम रहा था, तो मैंने देखा। तो जब आप लांछन, आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे होते हैं, आप जिस पुश्तैनी सीट से दोबारा चुनाव में भी हैं, आपने जीती भी है वो सीट, आपने कुछ आइडियल नहीं बनाया। देखिए, आप पता नहीं कौन सी सड़क, मैं चाहूंगा कि आप मुझको बताइएगा कि सड़क कहां से कहां। जी, राघोपुर में 2 ब्लॉक और दोनों पहली बार तेजस्वी जी 15 में चुनाव लड़े। अव्वल तो लोकतंत्र में, और वो खुद भी पुश्तैनी शब्द को स्वीकार नहीं करते हैं और कोई भी नहीं, पुश्तैनी कोई चीज नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि राघोपुर में चाहे ब्रिज का मामला हो, 4 लेन का हो, वो सारी चीजें, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी भी जब वो सरकार में थे, अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए, बल्कि मैं उन दिनों वहां 2-3 दिन के लिए था। विपक्ष के, उस समय का जो विपक्ष था, उनके विधायकों को बुला करके पूछना कि प्रायोरिटी पे आपकी कौन कौन सी सड़कें हैं, ये बजट है, हम इतना एलोकेट कर। तो ये सारी चीजें होती हैं और अगर कहीं पर ये दिक्कत है तो वो भी एड्रेस की जाएंगी। लेकिन अगर आप वहां पूरा नेटवर्क देखें, चाहे सड़कों का, ब्रिज का और नई ब्रिज का, बल्कि अब कई रास्ता जो पटना से लोग बाहर निकलते हैं वो वाया विदुपुर ही लोग निकलते हैं, विदुपुर वाले रास्ते से निकलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनका जो कमिटमेंट है राघोपुर का, अपना चुनाव रहता है साथ में पूरे बिहार को, क्योंकि वो काउंसिल में नहीं पहुंचते हैं। अभी के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ते हैं, लड़े भी नहीं, एक आध लड़े, लेकिन वो लड़ते हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। इसका मैं गवाह हूं। तो जाहिर है कि अगर 1-2 सड़कें कहीं होंगी तो वो भी एड्रेस की जाएंगी। लेकिन हकीकत ये है कि वहां एक नेटवर्क बिछा है। अच्छा, बिहार में आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कई ऐसे लोग मिलते होंगे जो आज भी जंगल राज को याद करते हैं, है ना। मैं जब बड़ा हो रहा था तो उस दौर को मैं उतनी तरीके से तो नहीं जानता, आप जैसे ही लोगों से मैंने जाना है कि जंगल राज क्या है। बाद में फिर मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी। आज करीब 20-21 साल से आप प्रॉपर रूप से सत्ता में तो नहीं है, बीच में कभी 17 महीने तो कभी 18 महीने की जो सरकारें आपकी रही हों। मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतने बरस बाद भी ये जो एक टैग है, इसको मिटाने के लिए आप लोग का क्या प्लान है और कैसे मिटा पाएंगे आप? आपको मैं एक बात कहूं, पहली बात, ये जंगल राज, ये बिना मांगे मुहावरा सोशल मीडिया पे है। जरा पता करिएगा कि शब्द का उपयोग कब हुआ था। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्यशैली पर एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन था, लिमिटेड, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, ये बिहार के हालात पे नहीं था। लेकिन हाँ,
मैं आपको बार बार कहता हूं, मीडिया प्रबंधन धनबल से कभी नहीं किया लालू जी ने, राबड़ी जी ने, और बेटा भी नहीं करेगा। वो सारी चीजें आज आप माइक लेकर के गांव में किसी को पूछिए नौकरी मतलब, आगे कह दीजिए कि खाली जगह को बढ़े, मोर देन 95% पीपल वो कहेंगे तेजस्वी। एक बाहर से आया और वो था कि वो मैं गवाह हूं, जब दूसरा जो फेज हमारा सत्ता में आने का था तो तेजस्वी जी रिलक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नीतीश जी के जो मैसेंजर थे वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी जी की एक शर्त थी कि मैंने 10 लाख नौकरी का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, हम 7-8 सीट से चुके थे, और वो आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का प्रबंधन जबरदस्त था कि पोस्टल बैलेट को कब रोक दिया जाए, कब चालू करवा दिया जाए, कहां इनवैलिड कर दिया जाए, वो सब हुआ। तो नीतीश जी की टीम की ओर से कहा गया कि हाँ नौकरी का फ्रंट, तकरीबन 5 लाख नौकरियां 6 महीने के अंदर निकाल करके अपॉइंटमेंट हुई, और तकरीबन 3.25 लाख प्रक्रिया अंडर प्रोसेस की गई, जिसको अब छुटका छुटका वो रिटेल में निकालने की कोशिश हो रही है, वो भी नहीं हो पा रहा। पर क्या ये नए लोगों को, एकदम फ्रेशर्स को वो नौकरियां दी गई या पहले से जो थे उनको परमानेंट किया गया? नहीं, उसमें 2 तरह की चीजें थी। 78% फ्रेशर्स थे और बाकी नियोजन, जैसे राज्यकर्मी का दर्जा कब से मांग कर रहे थे, लाठियां बरसाई जाती थी। तेजस्वी जी ने उस प्रोसेस को सेट असाइड करके नई इबारत लिखी। मैं क्यों कह रहा हूं, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। जंगल राज अगर 20 बरस के बाद आप चाह रहे हैं एक फेक नैरेटिव को लाना, तो लोग नहीं स्वीकार करेंगे। अब गांव गांव चले जाइए, जो हमारे पारंपरिक वोटर नहीं थे, मतलब मिथिला के इलाके में मैंने सुना है लोगों को कहते हुए एबे एकरा मौका देबे, ही इज अनटेस्टेड एज ए कैप्टन, लोगों का भरोसा है। तो ये जो आप देखेंगे कि ये जंगल राज, प्रधानमंत्री जी के लिए भी कुछ नया शब्द नहीं है, गृह मंत्री जी के लिए कुछ नया शब्द नहीं है, नीतीश जी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि नीतीश जी को वो जो हम लोग पुराना एलपी रिकॉर्ड चलाते थे ना, तो उसकी सुई अटक जाती थी। तो नीतीश जी 2005 में अटके हुए हैं। बालिका गृह पूछो तो 2005, रेप की घटना पूछो तो 2005। तो बिहार की जनता ऊब चुकी है, जैसे आप कह रहे हैं ना 20 बरस बाद। तो वो जो नया जनरेशन आया है उसके लिए जॉब महत्वपूर्ण है। हॉस्पिटल्स, छोटी अवधि में तेजस्वी जी के दौरान हॉस्पिटल्स ऐसे साइट के रूप में उभरा था पूरे बिहार में। उसकी वजह थी, उन्होंने औचक निरीक्षण शुरू किया, ये नहीं कि पहले से बता करके, औचक रात को पहुंच गए, तो उससे एक अलर्ट मोड में पूरा का पूरा सिस्टम आया। इसलिए हमारे लिए ये खुद बोलें, खुद खुश रहें, लेकिन एक सकारात्मक एजेंडे के साथ तेजस्वी जा रहे हैं। माई बहन मान योजना हो, बिजली निःशुल्क का मामला हो, ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसकी बढ़ोतरी का मामला हो, युवाओं के लिए जॉब प्लस उनका जो फॉर्म भरने का, ट्रैवलिंग का हो, उसको बेयर करने का, तो ये चीजें नैरेटिव सेट कर चुके हैं। हाँ, लेकिन बीच बीच में सर अभी पिछले दिनों करीब 2-2.5 महीने पहले की खबर थी, सुभाष यादव जी ने कहा था कि लालू जी के आवाज़ पे ही सारा चीज़ होता था, जितने भी अपहरण होते थे या तमाम तरह की चीज़ें, तो वो वहीं से तय होता था पैसे। और ये बताइए, इन सब चीज़ों पर टिप्पणी फिर आप कैसे करेंगे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके गंभीर इंटरव्यू में भी इस तरह का अगंभीर सवाल आएगा। इसका एक रीजन है सर, अगर कोई व्यक्ति, जब मैं प्रशांत के साथ इंटरव्यू कर रहा था, प्रशांत किशोर जी के साथ, तो उन्होंने भी ये सवाल डाले थे। अब मैं मानता हूं कि एक बेहद गंभीर इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन जब ये सब के आरोप बार बार लग रहे होते हैं तो एक स्पष्टता की आवश्यकता होती है। सीधे सी एक बात कहता हूं जी, आप किसी ऐसे व्यक्ति को कोट कर रहे हैं जो कहीं नहीं है, उनकी बात आज इसलिए मीडिया में महत्वपूर्ण है ना, उनका क्लेम टू फेम क्या है, लालू जी के रिश्तेदार है जी, उतना ही है ना। उस क्लेम टू फेम पे आप कुछ भी बोल दें और उसके बाद आप कहें कि हम सवाल का जवाब दें, कोई नहीं। क्लीन स्लेट विथ कमिटमेंट तेजस्वी जी जा रहे हैं। और आपको ये बता दूं,
वो जी। डर कितना है उनके अंदर। हम्म, अगर आपने रिसर्च किया तो इसको भी देखा होगा कि भागलपुर सर्किट हाउस में एक मीटिंग होती है हम्म, बीजेपी के बड़े लीडर्स की, प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद या उनके आने से पूर्व कहा जाता है तेजस्वी पर अटैक मत करो। क्यों भाई? हम नहीं समझते हैं? तेजस्वी पर अटैक मत करो क्योंकि उसका सकारात्मक एजेंडा है। झूठ बोलते रहो 20 साल पुरानी चीजों पर, 22 साल पुरानी चीजों पर, 25 साल पुरानी चीजों पर। अब उस झूठ का तो कहीं है ही नहीं। कहां जाओगे? चिपका दिया लालू जी के नाम पर, भूरा बाल साफ करो। जिंदगी में उस व्यक्ति ने कभी नहीं कहा, कोई उसका एविडेंस नहीं है। एक व्यक्ति एविडेंस निकाल के दिखा दो, नहीं, बस बोल दिया। चूंकि वर्चस्व है आपका, मीडिया पर आपका वर्चस्व है, न्यायपालिका पर भी कमोबेश आपका वर्चस्व है, एग्जीक्यूटिव पर आपका वर्चस्व है, तो आप सोचते हैं कि आप बोल के निकल जाओगे। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग सर्जरी कर देते हैं और सर्जरी करके ये बात स्पष्ट कर दी कि इस क्लीन स्लेट पे जो इबारत लिखी हुई है वही बिहार में नियति तय करेगी। ठीक है। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का नारा बिहार में इस पर कितना व्यवहारिक साबित होने को है, क्योंकि इस बार जो टिकट का वितरण होगा तो उसमें क्या रेशियो आप लोग रखने पर विचार करेंगे? ये तो बहुत प्रीमेच्योर है मेरे लिए बोलना, लेकिन जो हमारे पास सर्वेक्षण के आंकड़े हैं और जिलावार, उसके आधार पर ही फैसला होगा। ये आपको मैं बता रहा हूं। और पूरा महागठबंधन का चंक एक साथ, सारे पॉलिटिकल आउटफिट्स एक साथ बैठ कर निर्णय लेंगे। ठीक है। एक और शायद सवाल आपको व्यवहारिक ना लगे, मैं फिर से कोट करना चाहता हूं कि अच्छा, पिछले 3 साल में प्रशांत ने जब से अपनी पदयात्राएं शुरू की, वो लगातार बहुत सारी बातें करते रहे, तेजस्वी यादव पे अटैक करते रहे। उनका मेन एक चीज़ बहुत गंभीर रूप से हर गांव में उन्होंने जो बात कही है वो ये कहा है कि तेजस्वी शिक्षित नहीं है। ठीक है, वो 9वीं फेल हैं या 9वीं पास हैं, 10वीं तक उन्होंने नहीं किया। जब बात हम शिक्षा की करते हैं, मुद्दों की करते हैं, बिहार में साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो आपको भी पता है कि 61.8% के आसपास बिहार में इस समय स्थिति है। मैं ये टिप्पणी नहीं करूंगा कि तेजस्वी जी ने अपनी एजुकेशन क्यों नहीं पूरी की, मैं ये समझना चाहता हूं कि आरजेडी की शिक्षा नीति क्या होगी एक बिहार बात मैं के आपको बता दूं, शिक्षा को बेहतर करने के लिए। अब प्रशांत जी से तो मेरी बातचीत है नहीं, क्योंकि आप उनका संदेश जो उन्होंने कहा मुझ तक पहुंचाया है, तो मैं कहूं सर सवाल नहीं वो इसलिए कह रहा हूं, संदेश ही था ना उनके सवाल में जी। तो मैं कहूंगा शिक्षा और ज्ञान का ताल्लुक क्या है? ये प्रशांत जी बताएं। शिक्षा और ज्ञान के कामराज को कहां रखते हैं? चलिए वो भी नहीं करूंगा, छोड़ दीजिए बाकी बात। तेजस्वी जी के मातहत जिन अधिकारियों ने काम किया, पहले 17 महीने, बाद के 17 महीने, जरा उनसे ही बात कर लेते प्रशांत जी। खैर, मैं ये नहीं कहूंगा, आप इसी से समझिए। वो जिनका नाम आपने लिया, उनके निशाने पे कौन? तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के बीजेपी के अदना नेता के निशाने पे कौन? तेजस्वी यादव। जो छोटे छोटे आउटफिट्स हैं कुकुरमुत्ते की तरह, उनके निशाने पर कौन? तेजस्वी यादव। कुछ तो बात होगी। अगर इतने हल्के होते तो यार हल्के में उड़ा देते, वो तो हो नहीं पा रहा। और वो वीडियो का जिक्र किया मैंने भागलपुर सर्किट हाउस का, तो सीधी सी बात है, एक व्यक्ति ने एक करियर चुना था, उस करियर की दिशा में वो आगे बढ़ रहे थे। हमने तो अब उसमें उनके लिगामेंट में प्रॉब्लम आई, उनका वो करियर खत्म हो गया, वो परसू नहीं कर पाए। अगर इतनी समझ हमारे लोगों को, ये जो इस तरह के लोग हैं, तो कोई भी नीति पे बात हो जाए आराम से। ठीक है, 2-3 सवाल और हैं, वो उसमें नहीं है, वो इसलिए भी हैं कि वो मेरा राज्य है और उस राज्य में जब से मेरी समझ डेवलप हुई है, मैंने देखा है कि डेवलपमेंट के नाम पे सब चीज़ शून्य है। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2021-22 में, 21 की बात कर रहा हूँ, जब किसान आंदोलन सर्वप्रथम पहली बार एक बड़े पैमाने पर दिल्ली में बैठा हुआ था, तीनों बॉर्डर्स पे, तो उस दौरान मैं हरियाणा गया था और हरियाणा में
हिसार एक जगह है, वहाँ पे खेती किसानी के मुद्दों पर ही मैंने सोचा कि यार खेत में बहुत सारे किसान हैं, चलिए चल के बात किया जाए, जाना जाए कि क्या है, कौन कैसे है। मालूमात हुआ कि सर वो मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया के इलाके से विस्थापित लोग थे या फिर पलायन करके वहाँ पर आए हुए थे और वो गन्ना काट रहे थे। उनसे जब मेरी बात हुई तो सर एक व्यक्ति ने मुझे उस समय कहा था, बताया था, और मुझे दुख है कि मैं आज तक उस गांव नहीं जा पाया। मैं जब भी ये बात करता हूँ तो मुझे वो बुरा लगता है। मधेपुरा में एक निर्मली ब्लॉक है, सुपौल में है निर्मली, सुपौल पड़ जाता है, सुपौल, ठीक है, सुपौल के पास। तो वहाँ पे आप जानते ही हैं कि वो कोशी नदी से प्रभावित सारे इलाके हैं। वहाँ वो बता रहे थे, मैंने पूछा कि आपके परिवार की स्थिति क्या है। तो क्या है साहब, घोंघा चावल भूजते हैं, खा लेते हैं, मेहरारू वहाँ पे जाके खेत में बनिहारी कर लेती है और हम यहाँ बनिहारी कर रहे हैं। अब सर पलायन पे रिपोर्ट तो हम कर देते हैं, आपकी या किसी भी अच्छे इंसान की सुन लेते हैं, पर मैं समझता हूँ कि आप मुझे बताएं कि बिहार में जो स्थितियाँ हैं वो भले 20 साल में हो, 30 साल में हो, 50 साल में हो, क्यों हैं, क्यों बिहार एक अच्छे विजन के साथ डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पाया सर? आप 30 साल तक हिम्मत रुकिए, मैं 50 की बात कर रहा हूँ 50 नहीं, मैं तो 100 साल पीछे ले जाऊंगा। बेहतर। मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ABC का मसला नहीं है। औपनिवेशिक शासनकाल से बिहार को एक लेबर सप्लाई, श्रम आपूर्ति के केंद्र के रूप में देखा गया। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक था तब भी, फिर अलग अलग हुआ सन 12 से पहले की हाँ, बात मैं कर इसलिए कह रहा हूं कि एक कॉलोनियल पॉलिसी थी पूरा। आप देखेंगे कंसंट्रेशन कहां हो रहा था, आपको आश्चर्य लगेगा। पहली ट्रेन कहां चली थी? मुंबई ठाणे, ठीक। पोर्ट सिटीज को कनेक्ट किया गया और पोर्ट सिटीज जाहिर है जहां जहां थे वहां डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, लेकिन लेबर चाहिए होती थी, लेबर बिहार की जाती थी। इसलिए आप हमारे भोजपुरी या मैथिली में भी जो फोक सॉन्ग, बिरह के गीत सुनेंगे, उसमें कलकत्ता साउथ की तरह हुआ करती थी। बाद में वो मुंबई, फिर पंजाब, हरियाणा, जो हिसार आपके अफसाना, आपके रिपोर्ट में आया। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये एक कलेक्टिव विल की जरूरत है, और आज की भी परिस्थितियां हैं। मुझे कष्ट होता, मुझे गुजरात से बहुत स्नेह है। मैं गांधी का गुजरात मानता हूं, पटेल का, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को उस गुजराती मानस का प्रतिनिधित्व नहीं करने देता, लेकिन गुजरात के लिए जो होता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, महाराष्ट्र के लिए होता है, वो बिहार पे नहीं। बिहार में टोकेनिज्म हो जाता है। मैं समझता हूं कि टाइम हैज कम, ईदर वे बिहार को लेकर के आपको, हमारे पास, हम लैंडलॉक्ड, आपको उस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान करना होगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एक नेटवर्क पिछली बार तेजस्वी जी ने बाकायदा ब्लूप्रिंट डेवलप किया था, हमारी सरकार नहीं आ पाई, लेकिन हम उस पर काम करेंगे। देखिए, पलायन बिहार अद्भुत है, हर स्तर पर पलायन है। गरीब गुरबा कितनी पीड़ा में रहता है। मुझे और आपको भी, सबको कष्ट होता है कि कश्मीर में कोई हादसा हो, 11 लोग मरे, 8 बिहारी। तिरुपुर, तमिलनाडु, 9 लोग मारे गए, 7 बिहारी। मतलब हम हर जगह हैं, और हमारी गिनती सिर्फ लेबर सप्लाई स्टेट के रूप में होती है। ये परिस्थितियां तभी बदलेंगी जब एक नेटवर्क ऑफ विद अ ब्लूप्रिंट हमारे पास अवेलेबल होगा। और केंद्र की सरकार, किसी की भी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी की ही सरकार में, उसके पूर्व भी बिहार को लेकर के मैं अक्सर कह चुका हूं, बिहार की ट्रेनों के नाम देख लीजिए, उन ट्रेनों के नाम से पता चलता है, उन ट्रेनों के नाम से पता चलता है कि हमारी हकीकत क्या है। और ये काम सामूहिक तौर पे करना होगा। यहां मैं आपकी पीड़ा शेयर करता हूं, हम सब की ये पीड़ा है। मैं दिल्ली आया था, तभी तो लालू जी की सरकार भी नहीं बनी थी 89 में। 1.5 साल सेशन लेट था, 1.5 साल गवा दिया हमने। तो मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हर एक स्तर पर है।
और इसको जब तक समग्रता में हैंडल नहीं किया जाएगा, हम को ट्रेनें मिलेंगी, जनरल डब्बे होंगे, लोग छठ में आएंगे, कुछ ले जाएंगे, ये हकीकत पीड़ादायक है। डॉक्टर झा, आखिरी सवाल, इसी पलायन रोको अभियान के तहत अभी हाल ही में डॉक्टर कन्हैया कुमार ने बिहार में एक पद यात्रा शुरू की, चंपारण से ही। अभी कुछ दिनों पहले 7 तारीख को राहुल गांधी ने भी बेगूसराय में उनकी पद यात्रा में साथ दिया। करीब 1 घंटे तक वो चले होंगे और बहुत कम ही एक दायरा होगा। इस पूरे राजनीतिक गतिविधि को देखने के बाद आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में तेजस्वी या फिर कन्हैया या फिर किसी एक नेता को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि एक दिखावा हो सकता है कि पिछली बार जितना कांग्रेस को सीटें मिली थी, वो कांग्रेस का वैसे कुछ खास जनाधार वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ना ही नेतृत्व में कोई नेता दिखाई देते हैं। ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ की राजनीति को देख भी रहा हूँ और अन्य भी कांग्रेस के नेताओं से बात करने के बाद ये चीज़ स्पष्टता आती है। कैसे देखते हैं इस पूरी यात्रा को आप? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे अलायंस पार्टनर जो भी हो, CPI-ML की यात्रा निकली, अभी बड़ी यात्रा थी। किसी ने मुझसे यह सवाल नहीं पूछा कि ML की यात्रा को आप कैसे देखते हैं। यकीन मानिए किसी मीडिया वाले ने भी नहीं पूछा। कांग्रेस उसी तरह से NSUI की यात्रा थी, संभवतः जहां तक मुझको लगता है वो निकाल रहे थे। लेकिन उस पर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारे जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं, हमारा जो अलायंस पार्टनर है, अगर उनके फुटप्रिंट में इजाफा होता है तो उसमें हमें गुरेज किया, परेशानी किया। और लीडरशिप बड़ी ऑर्गेनिक चीज होती है। मैं कल ही किसी को बोल रहा था कि किसी ने मुझसे कहा कि तेजस्वी जी ने इशारे में कहा है फलाना सम्मेलन में कि मुझे मेरे, वो अपने हाथ मजबूत। अब तेजस्वी जी के वश में भी नहीं है कि वो कह दें कि मैं लीडरशिप नहीं करूंगा, क्योंकि बिहार की जनता ने उनको मान लिया। जो मैंने कहा ना कि नौकरी मतलब पूछिएगा तो 90% से 94% आदमी आपको कहेगा तेजस्वी। विरोधी भी है तो कहेगा हाँ, नौकरी को तो एजेंडा में वही लाया। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं कोई हम लोगों को गुरेज नहीं है। काहे को, ये 243 सीट है वहां। और जो मैंने कहा ना कि जिस पार्टी का ऑर्गेनिक बेस है उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। शुक्रिया डॉक्टर झा हमसे बातचीत करने के लिए, जो आपने समय दिया। और डॉक्टर झा जितनी गंभीरता से हमारे इस प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, डॉक्टर झा सवालों को अच्छे तरीके से घुमाने में भी एक्सपर्ट हैं। मैं इतना तो सर कह ही सकता हूँ। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा ऑन द रिकॉर्ड का कार्यक्रम था। हमारे आज के मेहमान थे डॉक्टर मनोज कुमार झा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।